Good morning, students. Today we will continue our chapter number 3, Human Development. We were discussing about the attainments which are taken to maintain to create the STI in our country. STI प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे कंट्री में जो इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, 3 मेन इंडिकेटर्स हमने बात की थी। उन इंडिकेटर्स में कुछ और जो है पॉइंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर कंट्री। तो जिसमें हम जो है कल कर रहे थे इकोनॉमिक अटेनमेंट। इकोनॉमिक अटेनमेंट में जो है हमने सबसे पहले किया था, इसमें नो डाउट कि जो हम वर्ल्ड वाइड लेते हैं, एक तो हम लेते हैं इनकम, वो तो हम वर्ल्ड वाइड ही लेते हैं, है ना। दूसरी चीज जो हमने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग इस पे ज्वाइन किया था, दैट वाज पॉवर्टी। कि पॉवर्टी को भी हम जो है अपनी इकोनॉमिक अटेनमेंट में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज a large section of our society is still below the poverty line। तो हम पॉवर्टी को भी एक इंडिकेटर मानते हैं। इसमें हमने पॉवर्टी में हमारा जो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन रह रहा था। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 3 कैटेगरीज दिखाई देती हैं, जैसे कि एक तो है जो ऐसे स्टेट्स जो बिलो जो 30%, जहां पर जो 30% लोग हैं वो कहाँ है, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये स्टेट्स मेनली हमारी कौन कौन सी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ये सारी जो है, उड़ीसा, दादरा एंड नगर हवेली, ये सारी ऐसी स्टेट है जहां पर रिकॉर्ड किया गया कि 30% जो लोग हैं वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमें इसमें दिखाई देती है 10 to 20%। कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर जो लोगों का ये रेशियो है बिलो पॉवर्टी लाइन का, दैट इज 10 to 20%। और इनमें हमारी मेनली स्टेट्स आती है गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो ये हमारी 10 to 20% की उसमें आती है। थर्ड जो है वो कुछ हमारी डेवलप्ड स्टेट है जहां पर हमें ये रेशियो दिखाई देता है बिलो 10%, कि वहां के 10% से भी कम लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। एंड दीज स्टेट्स इंक्लूड आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, जहां पर लोगों का जो प्रोपोर्शन है वो 10% है, बिलो 10% है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। अब पॉवर्टी है क्या? पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन मीन्स कि जहां पर लोगों को अपनी बेसिक नीड्स नहीं मिलती, तो वो एक डिप्राइव्ड जो लाइफ है वो लिव करते हैं। यहाँ पर जो एक हेल्दी और डिसेंट लाइफ लिव करने के लिए जो हमें बेसिक अमेनिटीज मिलती हैं वो लोगों को प्रोवाइड नहीं होती। अब इसके लिए हम जो है जीडीपी को एक एग्जैक्ट मेजर नहीं मान सकते। जीडीपी का मतलब होता है ओवरऑल हमारा जो है नेशनल इनकम कितना है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इससे हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। तो पूरे कंट्री का नेशनल इनकम क्या है? अब कंट्री में तो रिचर पर्सन भी है, पुअर पर्सन भी है, तो एवरेज जो है वो हाई दिखाई देता है, बट इससे हम ये नहीं शो कर सकते कि सभी जो पर्सन है हमारी कंट्री के वो अबव पॉवर्टी लाइन लिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसके साथ साथ हम इसलिए जीडीपी के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं जब हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दैट इज प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज, कि लोगों को प्रॉपर हाउसिंग मिल रहा है, सेफ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के साथ साथ जो एयर क्वालिटी है वो भी होनी चाहिए, यानी एनवायरमेंट फ्री, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिलना चाहिए लोगों को, एयर क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करती हैं।
तो ये जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होगा ड्यू टू दीज रीजन, तभी हम क्या कहेंगे कि हमारा कंट्री पॉवर्टी फ्री है। अब हमारी कंट्री में जो इतनी ह्यूज पॉवर्टी हमें दिखाई देती है, उसके रीजन क्या है? उसके दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन है, एक तो हमारे यहाँ पर जॉब नहीं है। रीजन क्या है पॉवर्टी के? कि यहाँ पर एक ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें मिलता है, यानी जॉबलेस ग्रोथ है हमारी कंट्री में। और दूसरा रीजन है यहाँ की ह्यूज पॉपुलेशन। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पर उन सब के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो है एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जिसके कारण बहुत से लोगों को और जॉब्स करनी पड़ती है, कम वेजेस पे काम करना पड़ता है, जिससे वो अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये आया हमारा इकोनॉमिक अटेनमेंट। इसके बाद हमारा सेकंड इंडिकेटर आता है हेल्थ लाइफ, जिसमें हम वर्ल्ड वाइड में हम इंडिकेटर लेते हैं हेल्थ, ठीक है। तो सेकंड हमारा इंडिकेटर है हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ क्या है? एक हेल्दी लाइफ का मतलब कि जब हम when we are free from illness, diseases and we are living a meaningful long life। मीनिंगफुल लॉन्ग लाइफ नहीं कि एक बंदा जो है बिस्तर पे पड़ा है और वो साल पे साल निकालते जा रहा है। एक पर्सन है वो 60 ईयर की एज से बीमार हो गया, बिस्तर पर ही पड़ा, उसने 10 साल और निकाल दिए, ठीक है। कहने में तो आया कि उसने लॉन्ग लाइफ जीती, क्या लेकिन वो उसकी लाइफ मीनिंगफुल थी? क्या वो उन 10 सालों में कुछ कर पाया? नहीं ना। तो उस चीज को नहीं, बल्कि जब हम एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, जब हम इलनेस से फ्री हैं और एक मीनिंगफुल जब हम लॉन्ग लाइफ जीते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्दी लाइफ, ठीक है। अब ये हेल्दी लाइफ जो है, इसमें हम देखते हैं दो चीजों को हम देखते हैं इसमें, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट और बर्थ रेट, दोनों ही चीजों को हम इसमें हेल्थ स्टेटस में काउंट करते हैं। इसके साथ साथ जो हम इंडिया में काउंट करते हैं, इंडिया में हम काउंट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देखते हैं, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ भी देखते हैं वुमेन्स में, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इंडिविजुअल जो हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगों को मिल रहा है या नहीं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन फैसिलिटीज ये भी लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ कि जो हमारा सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, एक्सीडेंट से भी बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल इन एवरी रिस्पेक्ट। तो इन सब चीजों को भी हम इंडिया में ध्यान में रखते हैं जब हम अपना हेल्दी लाइफ इंडिकेटर यूज करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ रेट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं, ओल्ड एज जो पीपल है उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं, ये सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल। और इससे ये सब चीजें जब लोगों को मिलेंगी प्रॉपर, तो वो क्या करेंगे? एक रीजनेबल लॉन्ग लाइफ लिव करेंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे? हेल्थ स्टेटस का अप होना, ठीक है। अब इसमें हम जो है देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का मेन पर्पस क्या है? लोगों को एक हेल्दी लाइफ देना, एक सेफ एनवायरनमेंट देना, ठीक है। क्योंकि जितने भी डिसीजेस हैं उन सबका जो बेस है, जो उनका बैकबोन है, दैट इज द अनसेफ एनवायरनमेंट और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, अपने आप को डिसीज फ्री करने के लिए, इलनेस फ्री करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भारत स्वच्छ अभियान जो है हमने चला रखा है, ताकि हम इस यहाँ से जो है गार्बेज या गंदगी को दूर कर सके, और अपने हर सेक्शन, जो हमारा हर सेक्शन है सोसाइटी का, ईच एंड एवरी एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम pollution।
अब इसमें हम कौन कौन से इंडिकेटर्स लेते हैं? अगर हम इसमें जो है इंडिया के रेफरेंस में हम रेशो देखें तो इसमें हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नजर आती है। सबसे पहले हम देखते हैं डेथ रेट में क्या जो है इसमें हमने अचीव किया है डेथ रेट को डाउन करने में। डेथ रेट जो है इसमें हमारे जो मेन इंडिकेटर रहता है, क्योंकि अगर किसी कंट्री में डेथ रेट ज्यादा है तो अल्टीमेटली वो वहां की लो हेल्थ फैसिलिटीज को इंडिकेट करेगा। अगर हमारी डेथ रेट रिड्यूस हो रही है तो इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। तो यही पॉजिटिव इंडिकेटर हमें डेथ रेट में नजर आता है। हम 2 ईयर्स को लेकर चलेंगे, 1951 एंड 2015। तो 1951 में जो हमारा डेथ रेट था दैट वाज 25.1% पर 1000। ये हमारे डेथ रेट था कंट्री का, जो 2015 में कम होकर जो है सिर्फ 6.5% रह गया पर 1000। तो इसमें एक अच्छा डिक्लाइन हमें डेथ रेट में देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंडिकेटर। इसी डेथ रेट में हमारे यहाँ पर जो एक मेन हमने कहा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, पहले तो ये बताना चाहिए कि एक साल में 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं पर 1000 पर्सन कितनी डेथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि हमारे यहाँ पर बहुत से, क्योंकि जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई या बच्चों के कि टाइम से पहले बर्थ हो जाना या फिर बच्चों में बीमारी लग जाना, उसके कारण 1 साल से कम बच्चों की बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट रहती थी। लेकिन इसको भी अब हमने जो है वो रिड्यूस कर दिया एंड इट इज रिड्यूस्ड 148 पर 1000 in 1951 to 2015. It reduced by 37। पहले 1000 बच्चों के पीछे 148 की डेथ हो जाती थी 1 साल से कम की। अब वो रेशो कम होकर कितना हो गया, 37। इसमें भी हमें एक ह्यूज डिक्लाइन नजर आता है। तीसरी चीज जो हम इसमें काउंट करते हैं दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि जब एक बच्चा बर्थ लेता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो इस देश में कितनी लॉन्ग लाइफ लिव करेगा। एवरेज एक बच्चा कितनी लॉन्ग लाइफ लिव करता है। तो अगर एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ लिव करता है वो, तो इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ही कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इट वाज 37 पॉइंट। मेल्स और फीमेल्स में हमें ये अलग नजर आती है। मेल्स 1951 में ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेल्स की वो थी 37.1 ईयर्स और 2015 में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द मेल्स इंक्रीजेस 66.9 ईयर्स। पहले 1951 तक एक एवरेज आदमी 37.1 ईयर तक की लाइफ लिव करता था, लेकिन अब ये जो एवरेज है वो कितना हो गया, 66.9 ईयर्स। अब फीमेल्स में ये रेशो क्या है, फीमेल्स के न्यूट्रिशन की तरफ उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, तो फीमेल्स का डेथ रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा था। अब यहाँ पर जो है कितना था, 36.2 years in 1951 and it increases to 70 years according to 2015। तो यहाँ पर भी फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव इंडिकेटर्स। अब डेथ रेट को कंट्रोल करना ये तो पॉजिटिव इंडिकेटर है, लेकिन जैसे अभी हमने एक चीज देखी कि जो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी का मेन रीजन है दैट इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो इसके लिए हमें इसको बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना होगा। तो सेकंड इंडिकेटर हम हेल्थ स्टेटस में लेते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट को भी नो डाउट कि हमने कंट्रोल किया है। बर्थ रेट जो है वो भी हमारी कंट्रोल होकर 40.8 से
20.8 तक आ गई। 1951 में 40.8 थी, जो है 2050 में कितनी हो गई है 20.8। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमें रिडक्शन देखने को मिलता है 20% का। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। लेकिन जैसे कि हमने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में किया था कि एब्सोल्यूट फिगर ही हमारी कंट्री का इतना ज्यादा है कि उसमें एक स्लाइड सा भी इंक्रीज आएगा तो वो ह्यूज इंक्रीज लेके आएगा। तो इसको अभी ओवरकम करना हमारा बाकी है, पेंडिंग है, इसको हमें अभी भी ओवरकम करना है, मीन्स अभी भी डिक्लाइन करना है। मेन जो सीरियस कंसर्न है हमारा वो किस तरफ है? ये तो ठीक है कि हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर चल रहे हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सबको हम किसी हद तक अचीव कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया की जो है एक ईविल है, उसकी वजह से हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि एक तो हमें दिखाई देता है रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंसेस मिलते हैं हेल्थ स्टेटस में, ये भी एक सेपरेट इशू है। इसके साथ साथ जो सेक्स कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है, सेक्स कॉम्पोजिशन में चेंजेस जो आ रहे हैं, यानी जो फीमेल बर्थ है वो उसे क्या किया जाता है, यानी फीमेल चाइल्ड डेथ रेट जो है वो हमारे यहाँ की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड इट लेड टू द डिक्लाइनिंग ऑफ फीमेल सेक्स रेशियो। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फीमेल हमारा चाइल्ड डेथ रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ के जो सेक्स रेशियो है उसमें क्या आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, और फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। एक केरला जो है एक ऐसा स्टेट है जहां पर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। तो एक्सेप्शन ऑफ केरला, ऑल द स्टेट्स आर फेसिंग सच अलार्मिंग सिचुएशन, and this situation is most alarming in the developed state like Punjab and Haryana, where the female children per 1000 male children is only 850। 850 जो है वो वहां पर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 850 फीमेल चिल्ड्रन आर देयर पर 1000 मेल चिल्ड्रन, कि बाय बर्थ, बिफोर बर्थ ही उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें फीमेल चाइल्ड डेथ रेट की जो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है इंडिया में। तो ये सेक्स डिस्क्रिमिनेशन किस कारण से है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट in our second chapter of part 1. Now come to the third indicator of social attainment or social empowerment. सोशल एम्पावरमेंट जो है वो हमारा थर्ड इंडिकेटर है। अब हमने स्टार्टिंग में एक यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन की थी, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। अब यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री में, वहां तो हमने कहा था यूरोसेंट्रिक व्यू में, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ऑल दीज आर लाइक फॉर लाइक फ्रीडम फॉर दैम, ठीक है, तो उनके लिए फ्रीडम वो है। लेकिन हमारे यहाँ पर फ्रीडम का मतलब क्या है? नो डाउट कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, लेकिन हमारे यहाँ पर फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम poverty, freedom for polluted environment, freedom from ignorance, freedom from illiteracy, freedom from bondage, ठीक है, freedom from other forms of domination। तो ये सब चीजों से जब हम फ्री हो जाएगी हमारी कंट्री, हमारे यहाँ के लोग, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट पॉसिबल है, ये जो सारी जो फ्रीडम पॉसिबल है वो किसके कारण पॉसिबल होगी? एम्पावरमेंट, कि जब हम अपने लोगों को इतना एम्पावर कर देंगे कि इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई पॉवर्टी, कोई हंगरनेस जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगी। दूसरा, लोगों के पास चॉइसेस होंगे। जब लोग एम्पावर्ड होंगे तो उनके पास डिफरेंट चॉइसेस भी होंगे। अब ये दो चीजें लोगों को कहाँ से आएंगी? ये आएगी थ्रू द लिटरेसी, जब लोग शिक्षित होंगे। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो लिटरेसी रेट इंक्रीज करने, यानी एजुकेशन पर इतना इम्फेसिस क्यों डालती है? क्योंकि एजुकेशन जो है लोगों को एम्पावर्ड करता है। अदरवाइज क्या करते हैं लोग? अपना हेरिडेटरी बिजनेस ही करते रहते हैं, उनके पास कोई अदर चॉइस ही नहीं होती।
लेकिन जब वो एजुकेट होते हैं तो उनके पास डिफरेंट चॉइसेस आ जाती है। आप +2 के बाद डिफरेंट स्ट्रीम जो है कोई वोकेशनल कोर्स करेगा, कोई जो है डिग्री कोर्स करेगा, कुछ भी आप नए नए कोर्सेज में जाओगे, आप अपना चॉइस के कोर्सेज में जाओगे, अपनी चॉइस का जो है बिजनेस या सर्विस ज्वाइन करोगे, तो इट मीन्स लिटरेसी जो है वो आपको एम्पावर्ड कर रही है कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जो है लिव कर सको। तो लिटरेसी रेट जो है वो एक इसका मेन इंडिकेटर रहता है। अब ओवरऑल जो लिटरेसी है, ओवरऑल लिटरेसी जो रेट है इंडिया का 74.04 एज पर 2011 इंडिया का हमें लिटरेसी रेट मिलता है। लेकिन इसमें भी जो है हमें फीमेल लिटरेसी रेट जो है और मेल लिटरेसी रेट, इन दोनों में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट है दैट इज 65.46, ये हमारा फीमेल लिटरेसी रेट है। अब ये फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो हमारे नेशनल एवरेज से जो है ज्यादा है। किन स्टेट्स में? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पर ये फीमेल लिटरेसी रेट हमारी नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, जैसे कि केरला है, और जो है हमारा मिजोरम, जहां पर हमें लिटरेसी रेट कितना मिलता है? 93.9%, और मिजोरम में हमें ये मिलता है 91.58। और अब इस लेवल पर सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो हमें मिलता है दैट इज इन त्रिपुरा 94.65%। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो हमें कौन से स्टेट में मिलता है? बिहार में 63.58%, सॉरी 63.82। तो यहाँ पर भी हमें स्टेट वाइज डिस्पैरिटी देखने को मिलती है लिटरेसी रेट में। एवरेज जो रेट है हमारा लिटरेसी रेट दैट इज 74.04, फीमेल में इसका लिटरेसी रेट है 65.46। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे केरला, त्रिपुरा, मिजोरम, जहां पर हमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिलता है। सेकंड ऑन द अदर साइड बिहार हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट। अब इस लिटरेसी रेट में स्टेट वाइज तो हमें मिलती है डिस्पैरिटीज, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें सोशल डिस्पैरिटी अमंग द लिटरेसी रेट भी देखने को मिलती है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर सोशल डिस्पैरिटी है अमंग द रूरल एंड अर्बन पीपल, और दूसरे है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात हमने की थी कि जो हमारे SC, BC, वुमेन्स हैं और फार्मलेस लेबरर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको हम मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी में रखते हैं, और इन सब के बीच में हमें लिटरेसी रेट बहुत ही कम नजर आता है। अब जितने भी इससे क्या होगा कि जो पुअर सेक्शन है वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा या उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो इससे क्या होगा कि वो और भी पुअर होता जाएगा। रिचर सेक्शन जो है वो एजुकेशन अप लेकर और ज्यादा अपर हो रहा है, तो ये जो गैप है वो और भी ज्यादा डे बाय डे ह्यूज होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो सोशल एम्पावरमेंट इंक्लूड एम्पावरमेंट which is depend on the literacy rate. So we take our 3 indicators: economic attainment, healthy life, or social empowerment. And through these 3 indicators, our UNDP means कि जो हमारे यहाँ का जो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन है वो यहाँ का जो है STI प्रिपेयर करता है, वो स्टेट और UT से जो है STI लेता है और उसके बाद पूरी कंट्री का STI प्रिपेयर करता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है, मैंने आपको बताया था मीडियम रैंक में आता है। आउट ऑफ 188 कंट्रीज इंडिया रैंक 130। ठीक, इसमें भी हमें स्टेट वाइज वेरिएशन मिलती है। अब सबसे जो टॉप रैंक पर है वो क्या कौन सा है? केरला है।
केरला इज द फर्स्ट नंबर। केरला जो है टॉप रैंक पर है और उसका स्कोर जो है वो 0.790 है। इसी तरीके से जो हमारे इसके साथ बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब वो इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हमारे सारे किस में आते हैं? लोएस्ट रैंक में आते हैं। अब इसका रीजन क्या है? अब ये रीजन जो है केरला का हाई रीजन होने के कारण, हाई रैंक होने का रीजन क्या है? वहां का लिटरेसी रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो काउंट करते हैं, देखते हैं कि हमारी रैंकिंग देखते हैं, उसमें हमें नजर आता है कि ड्यू टू द लिटरेसी रेट 100% जो है वहां पर केरला का लिटरेसी रेट होने के कारण उसका रैंक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इट इज ऑन द फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू STI। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, इन सब एरियाज में बहुत ही लो लिटरेसी रेट मिलता है, जिससे ये लो रैंक लेते हैं। लिटरेसी रेट के साथ साथ जैसे कि हमने बात की कि पंजाब है, दिल्ली है, इन सारे एरियाज में भी हमें हाई रैंकिंग मिलती है। इसका मेन रीजन वहां पर क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण जो है पंजाब जैसे जो एरिया है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, इनका भी STI में हाई वैल्यू है। जबकि जो छत्तीसगढ़ है, बिहार, मध्य प्रदेश, ये इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं और इसलिए उनका रैंकिंग जो है वो क्या है? कम है। आपके NCERT बुक में आपको प्रॉपर इन 23 स्टेट्स का रैंकिंग दे रखा है, आप उसको एक बार स्टडी करेंगे इसके लिए। थर्ड इसका रीजन है सोशल डिस्पैरिटीज। सोशल डिस्पैरिटी का भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सोशली जो है लोग इक्वल नहीं है, रिच एंड पुअर में गैप है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि ये जिसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट जो है वो रिचर होती जा रही है और कुछ जो है वो पुअर होती जा रही है। तो इनको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करती है, जिससे इस सोशल डिस्पैरिटी को खत्म किया जा सके और एक प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि सभी स्टेट्स को एक लेवल पर लाया जा सके। जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पढ़ी थी कि ऐसे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज खोली जाती है ताकि उनको इकोनॉमिकली अप किया जा सके। एजुकेशन जो है उनको फ्री प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को हर सेक्शन को जो है एजुकेशन मिल सके। तो इस तरीके के मेजर्स जो है गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। लास्ट कंसेप्ट आता है हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो डेवलपमेंट है वो रिसोर्सेज को डिप्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है? पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट, इन तीनों में क्या रिलेशन है? सबसे पहले कि जो हमारा डेवलपमेंट है, इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बोथ आर ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। डेवलपमेंट जो है वो अचीव की जाती है जिससे कि हम जब डेवलप करता है कोई कंट्री तो उससे वहाँ की जो सोशल डिस्पैरिटीज है, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, उनको कम किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंट है वो कुछ प्रॉब्लम भी अपने साथ लेकर आती है, इंडिया जैसी कंट्री में स्पेशली। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने रीजनल वाइज जो है वो रीजन वाइज सारा वेरिएशन देखा, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डेवलपमेंट। सेकेंडली कि जो सोशल इनइक्वालिटीज है कि रिचर सेक्शन रिचर हो रहा है, पुअरर सेक्शन पुअरर हो रहा है, तो ये भी किसका कारण है? डेवलपमेंट का। एक सेक्शन को फैसिलिटी प्रोवाइड है तो डेवलप हो रहा है, तो जिससे ये गैप इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है, डेप्रिवेशन है, पॉवर्टी है, ये और स्प्रेड हो जाती है जब एक सेक्शन को ये रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो इन सारे जो इसके ड्रॉबैक्स हैं डेवलपमेंट के, उसको दूर करने के लिए जो UNDP है उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993। ह्यूमन डेवलपमेंट
रिपोर्ट 1993, जिसमें उन्होंने क्या किए, कुछ अमेंडमेंट्स किए। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट्स क्या थे? इन अमेंडमेंट्स का मेन रीजन क्या था कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करना, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दूसरा डेमोक्रेटाइजेशन जो है, यानी हर एक को इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस, ये सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड करना, जो यहाँ के लोग हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, उनको एम्पावर्ड करना, ये सारा जो है वो इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 में ये अमेंडमेंट्स किए गए। दूसरा कि जो हमारे यहाँ पर जो मोस्टली कंट्रीज में क्या हो रहा है कि हम अपना जो जितना भी वेल्थ है वो स्पेंड कर रहे हैं आर्मीज पर, डिफेंस पर्पसेस पर, आर्म्स खरीदने में। अब जैसे कि अभी भी हमने 3 जो है वो राफेल्स मंगवाए हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो ज्यादा वेल्थ है वो डिफेंस पर्पसेस पर चला जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर वर्ल्ड बना हुआ है उसमें ये कहा जाता है कि अब इस न्यूक्लियर वर्ल्ड से हमें निकलना चाहिए। मीन्स अपना जो वेल्थ है उसको हम आर्म पर खर्च ना करके, डिफेंस पर्पसेस पर इतना खर्च ना करके, बल्कि हम पीसफुल लाइफ लिव करें और ये सारा वेल्थ जो है वो हम लोगों की वेलफेयर में खर्च करें। तो सेकेंड पर्पस जो है वो इस रिपोर्ट का ये रहता है। थर्ड, जो इसके साथ साथ जब ऐसी चीजें चली तो कुछ जो हमारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी अपने व्यूज दिए, जिनमें न्यू माल्थेशियंस हैं, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये माना कि एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ लिव करने के लिए लोगों और रिसोर्सेज, इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। अब कैसे होगा, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, तो पर पर्सन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी ह्यूज पॉपुलेशन को कम करना होगा, यानी उसको ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे कि हमारा बर्थ रेट कम हो, ताकि रिसोर्सेज का जो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। अब ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी रिच और पुअर कंट्री में अलग अलग है। जो रिचर कंट्रीज हैं वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रही है, उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इतनी टेक्निक्स है कि वो इन रिसोर्सेज को यूज करती हैं और वो और ज्यादा रिचर हो रही हैं। जबकि पुअरर कंट्री जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या है, अब रिसोर्सेज हैं बट उनके पास टेक्निक और वेल्थ नहीं है, तो वो अपने रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पा रहे, वो और पुअरर हो रहे हैं। यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज है, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को फ्रीक्वेंटली ओवर एक्सप्लॉइटेड कर रहे हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर भी क्या आ रहा है, असर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक सीरियस कंसर्न बन जाती है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखा सर रॉबर्ट माल्थस ने, जिसने सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को किया कि जो रिचर कंट्रीज हैं वो रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रही हैं। नोट दीज एनवायरमेंटोलॉजिस्ट, हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, यानी हमारे जो पहले के ग्रंथ हैं, उनमें भी resources are sufficient for the need of the people but not for the greed of the people। लोगों के लालच की कोई सीमा नहीं है और उसके लिए रिसोर्सेज कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन हम जरूरतों को पूरा करना चाहें तो हमारे पास रिसोर्सेज पूरे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर हम पीसफुली रहते हैं, अगर हम नॉन वायलेंस तरीके से रहते हैं, सेल्फ रिलायंट रहते हैं, तो हमारे लिए रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। और इस गोल को अचीव किया जा सकता है थ्रू द मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस और नॉन वायलेंस। और इनके इसी जो व्यूज हैं महात्मा गांधी के, उसको आगे भी कई जगह पर जो है उसको अडॉप्ट किया गया, जैसे कि क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल इन 1974 में, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने अपने इसमें आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में, और फाइनली एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रायो कॉन्फ्रेंस में भी महात्मा गांधी के इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है एक इम्पोर्टेंट कंसर्न के रूप में लिया गया। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क नाउ। बेटा एक तो आप अपनी नोटबुक्स प्रॉपर बनाओ, जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट्स भेजी जा रही है, वो सारे आपकी नोटबुक्स में होनी चाहिए। If you have any query, you can ask now.